हेलो दोस्तों, 11 सितंबर 2001 का दिन एक ऐसा खौफनाक दिन जिसने अमेरिका को हिला कर रख दिया। एक ऐसा दिन जिसने शायद हमेशा के लिए दुनिया को बदल कर रख दिया। 20 साल बाद भी इस एक दिन का असर आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर दिखता है। आप यकीन नहीं करोगे कि किन मायनों में इस एक दिन ने आपकी ज़िंदगी पर इम्पैक्ट डाला है। तो दोस्तों, मैं हूं सागर, आपका स्वागत है जनरल ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। और आइए जानते हैं क्या हुआ था उस 11 सितंबर 2001 के दिन। Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. Of the Pentagon. Now this is what it looked like moments ago. My God. 11 सितंबर की सुबह का समय था। अमेरिकन एयरलाइंस की फ़्लाइट 11 टेक ऑफ करती है बॉस्टन एयरपोर्ट से। इस फ्लाइट की डेस्टिनेशन है लॉस एंजलिस। करीब 92 लोग इस फ्लाइट में सवार हैं, जिसमें से 11 क्रू मेंबर्स हैं और बाकी के पैसेंजर्स हैं। फ्लाइट टेक ऑफ होने के करीब 15 मिनट बाद पता चलता है कि इन 81 पैसेंजर्स में से एक्चुअली 5 हाईजैकर्स हैं। ये हाईजैकर्स प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं, पैसेंजर्स को ओवरपावर करके ज़बरदस्ती कॉकपिट में घुसते हैं। इनमें से ही एक इंसान है मोहम्मद अत्ता, जो ट्रेंड है एज अ पायलट। बाय नेशनैलिटी ये एक इजिप्शियन है और 33 साल का है। ये पायलट और को पायलट से प्लेन का कंट्रोल छीनता है और प्लेन को सीधा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ओर उड़ाता है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दोस्तों उस समय की बड़ी ही मॉन्यूमेंटल हिस्टोरिक बिल्डिंग थी उस समय अमेरिका में, और एक समय में ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंगें भी हुआ करती थी। ये न्यूयॉर्क की शान थी। ये प्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का जो नॉर्थ टावर था उसमें ले जाकर क्रैश कर दिया जाता है हाईजैकर्स के द्वारा। ये क्रैश होता है सुबह 8:46 AM पर। उस वक्त के जो यूएस प्रेसिडेंट थे जॉर्ज बुश, वो इस समय में एक फ्लोरिडा के स्कूल को घूमने जा रहे थे, रास्ते में थे, और उनके जो व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ हैं उन तक ये खबर पहुंचती है और वो जाकर जॉर्ज बुश को बताते हैं। और बुश को यकीन ही नहीं होता। वो कहते हैं ये तो अनबिलीवेबल है, ऐसा कोई कर ही नहीं सकता। श्योरली वो जो पायलट था उसे कोई हार्ट अटैक आया होगा, इसी वजह से वो जाकर प्लेन बिल्डिंग में क्रैश कर गया, नहीं तो ऐसा कोई कर ही नहीं सकता। और इसके सिर्फ 17 मिनट बाद पता चलता है कि यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 175 को भी हाईजैक किया जा चुका है 5 हाईजैकर्स के द्वारा। एक बार फिर हाईजैकर्स पायलट्स को ओवरपावर कर देते हैं और प्लेन का कंट्रोल छीन लेते हैं, क्योंकि सिर्फ 17 मिनट बाद पहले क्रैश के ये हाईजैकर्स फिर से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ इशारा करते हैं और साउथ टावर में प्लेन ले जाकर क्रैश कर देते हैं। दूसरा क्रैश दूसरे टावर में। इस समय तक यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश स्कूल पहुंच चुके होते हैं और एक क्लास में होते हैं सेकंड क्लास के बच्चों के साथ। वो एक रीडिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसका नाम है पेट गोट। इस समय जो उनके चीफ ऑफ स्टाफ हैं एंड्रू कार्ड, वो क्लासरूम में बीच में घुसते हैं और उनके कान में धीरे से कहते हैं अमेरिका इज अंडर अटैक। लेकिन जॉर्ज बुश उस क्लासरूम में ही बैठे रहते हैं। वो अपनी रीडिंग एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखते हैं और अगले 7 मिनट तक ये एक्सरसाइज चलती रहती है। बच्चों के साथ वो बातचीत करते हैं, फोटोज लेते हैं वो बच्चों और टीचर्स के साथ, और बच्चों को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं। ये 7 मिनट बड़े ही क्रिटिकल हैं, क्योंकि इन्हीं 7 मिनट में दुनिया भर में खबर फैल चुकी है कि 2 प्लेन क्रैश हो चुके हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। बाद में बहुत से लोग क्रिटिसाइज करते हैं जॉर्ज बुश को इस चीज को लेकर कि क्यों नहीं उन्होंने तुरंत कुछ एक्शन लिया, जब पता था 2 प्लेन हाईजैक हो चुके हैं, अमेरिका पर हमला हो रहा है, क्रैशेस हो रहे हैं, फिर भी वो इतने मिनटों तक क्लासरूम में बैठे रहते हैं और इस चीज को इग्नोर किया। और ये बहुत ही बड़ी बात मानी गई थी उस समय अमेरिकन न्यूज में। हर जगह यही बात चल रही थी कि उन 7 मिनटों में अगर जॉर्ज बुश कुछ करते तो हो सकता है आगे आने वाली बहुत सी चीजों को रोका जा सकता था। दूसरे प्लेन क्रैश के कुछ ही मिनटों बाद खबर आती है दोस्तों कि 2 और प्लेन हाईजैक हो चुके हैं। एक है अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 77, जो कि वॉशिंगटन के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करी थी। लॉस एंजलिस जा रही थी ये फ्लाइट, और इस फ्लाइट में भी 5 हाईजैकर्स होते हैं। दूसरी फ्लाइट है यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 93, न्यू जर्सी से कैलिफोर्निया जाने वाली फ्लाइट। इसमें 4 हाईजैकर्स हैं अपेरेंटली। ये दोनों फ्लाइट्स को टर्न कर दिया जाता है, रीरूट कर दिया जाता है वॉशिंगटन डीसी की तरफ। वॉशिंगटन डीसी दोस्तों कैपिटल है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। वॉशिंगटन डीसी से थोड़ी सी बार मौजूद है यूएसए के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की हेडक्वार्टर की बिल्डिंग, जिसे नाम दिया जाता है पेंटागन। पेंटागन भी अपने आप में एक बड़ी ही आइकॉनिक बिल्डिंग है दोस्तों। फ्लाइट 77 को हाईजैकर्स इसकी तरफ मोड़ देते हैं, फ्लाइट 77 को क्रैश कर देते हैं पेंटागन की बिल्डिंग में। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक तीसरे क्रैश के बाद यूनाइटेड स्टेट्स की पूरी एयर स्पेस को शट डाउन किया जा चुका था। जितने भी हवाई जहाज थे सबको ऑर्डर दिया जा चुका था कि वो अपने आसपास के जितने भी एयरपोर्ट्स हो वहां पर लैंड कर दें, अपने नियरेस्ट एयरपोर्ट पर।
9:37 पर यह तीसरा क्रैश होता है पेंटागन के बिल्डिंग में, जिसके वजह से पेंटागन बिल्डिंग का काफ़ी हद तक हिस्सा डिस्ट्रॉय हो जाता है। 9:59 AM साउथ टावर में जो प्लेन क्रैश हुआ था, इसके वजह से भयानक आग लग गई थी और आग के वजह से और साथ ही साथ क्रैश के वजह से बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर था वो कमज़ोर हो गया और इस समय में पूरी की पूरी बिल्डिंग ही कोलैप्स कर गई। साउथ टावर नीचे गिर गया। इसी बीच चौथे हाईजैक प्लेन का डर सबको सताने लगा। यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 93 जो चौथा प्लेन था हाईजैक होने वाला, लोगों को डर लगा कि कहां पर हाईजैकर्स इस प्लेन को क्रैश करवाएंगे। ये सस्पेक्ट किया गया कि ये प्लेन एक्चुअली में क्रैश कराया जाएगा व्हाइट हाउस में या तो यूएस कैपिटल की बिल्डिंग में। अब व्हाइट हाउस बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है यूनाइटेड स्टेट्स की, क्योंकि ये यूएस के प्रेसिडेंट का रेजिडेंस है, वहां पर यूएस के प्रेसिडेंट रहते हैं और यूनाइटेड स्टेट्स की कैपिटल बिल्डिंग भी यूएस फेडरल गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव सीट है। तो बेसिकली आप कैपिटल हिल को इंडियन पार्लियामेंट से कंपेयर कर सकते हैं, ये उसकी इक्विवेलेंट है। तो ये सस्पेक्ट किया गया था चौथे प्लेन का टारगेट या तो व्हाइट हाउस होगा या तो यूएस कैपिटल की बिल्डिंग। दूसरी तरफ इस हवाई जहाज में जो लोग मौजूद थे जब प्लेन हाईजैक हुआ, तो उनमें से कुछ लोगों ने अपना फोन टर्न ऑन कर लिया। इन्हें फोन कॉल्स आने लगी अपने फैमिली मेंबर्स की, जिन्होंने इन्हें बताया कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। अमेरिका में 3 प्लेन क्रैश किए जा चुके हैं, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक हो चुका है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कोलैप्स भी किया जा चुका है। जल्द ही इस प्लेन में बैठे पैसेंजर्स ने रियलाइज कर लिया कि यहाँ पर हो क्या रहा है, इनका प्लेन भी हाईजैक हो चुका है और जैसे कि बाकी हाईजैक प्लेन्स को क्रैश कराया गया है, इनका प्लेन भी जल्द ही क्रैश करवाया जा सकता है। इनके सामने ज़्यादा कोई ऑप्शंस नहीं थे, या तो ये बैठे बैठे हाईजैकर्स को देखते रहते कि ये इस प्लेन को भी क्रैश करा देंगे, या फिर ये हिम्मत जुटाते उन हाईजैकर्स से लड़ने की। और इन लोगों ने दोस्तों हिम्मत दिखाई उन हाईजैकर्स से लड़ने की। यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 93 में बैठी आम जनता ने फाइट बैक करना शुरू किया हाईजैकर्स के अगेंस्ट। प्लेन में हल्ला मच गया। अब आगे की कहानी दोस्तों उतनी क्लियर नहीं है कि आगे प्लेन में हुआ क्या। आगे की ऑडियो रिकॉर्डिंग जरूर मौजूद है, आज के दिन आप उन्हें सुन भी सकते हैं, लेकिन ये एग्जैक्टली हम नहीं जानते जो पैसेंजर्स फाइट बैक कर रहे थे वो एक्चुअली में कॉकपिट तक पहुंच पाए या नहीं पहुंच पाए, वो हाईजैकर्स को ओवरपावर कर पाए या नहीं कर पाए। हम तो बस इतना जानते हैं कि उन पैसेंजर्स ने लड़ने की कोशिश करी और ये प्लेन इवेंचुअली क्रैश हो गया एक फील्ड पर, एक खाली खेत में। तो एक चीज तो पक्की है, पैसेंजर्स की बहादुरी की वजह से बहुत से लोगों की जान बची। यहां पर 10:28 AM पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का नॉर्थ टावर भी कोलैप्स कर जाता है। जब तक एक खौफनाक सुबह दोपहर में बदलती है अमेरिका के लिए, पता चलता है कि 3000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं अलग अलग इंसिडेंट्स में इन टोटल, और 6000 से ज्यादा लोग इंजर्ड हैं। कई पेंटागन में मारे गए, तो कई इन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स में, तो कई लोग जो भी इन प्लेन्स में मौजूद थे। इस हमले के पीछे सस्पेक्ट किया जाता है कि ओसामा बिन लादेन और टेररिस्ट ग्रुप अल कायदा रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन इस हमले के कुछ दिन बाद ही ओसामा बिन लादेन स्टेटमेंट देता है कि मैं इसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। वो डिनाई कर देता है कि वो रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन 2004 में जब यूएस की इलेक्शंस होती हैं, इस इंसिडेंट से करीब 3 साल बाद एक पब्लिक टेप रिकॉर्डिंग जारी की जाती है ओसामा बिन लादेन के द्वारा, जिसमें वो सारी की सारी एक्नॉलेजमेंट लेता है इस हमले को लेकर और ये बताता है कि हाँ, ये हमला मैंने ही किया था और मेरे अलकायदा ग्रुप ने ही सारा का सारा हमला कराया था। उसामा अपनी तरफ से जस्टिफिकेशन देता है कि इन हमलों को कराने के पीछे अलकायदा के कई मोटिवेशंस थे। यूएसए जो मिडल ईस्ट में इंटरफेयर करने लग रहा था, इजराइल को सपोर्ट करने लग रहा था, लेबनान में जो मुस्लिम के खिलाफ हो रहा था, जो उनके अगेंस्ट हो रहा था, उसे सपोर्ट करने लग रहा था। चचनिया में रशिया को सपोर्ट करने लग रहा था मुस्लिम के अगेंस्ट क्राइम्स में। इराक के अगेंस्ट जो सैंक्शंस डिक्लेयर कर रहा था यूएस, सऊदी अरेबिया के साथ जो कोलैबोरेशन कर रहा था यूएस, अपने ट्रूप्स को भेज रहा था सऊदी अरेबिया में। ऐसे कई रीजन उसामा के द्वारा लिस्ट डाउन किए जाते हैं जो कहता है कि इसलिए हमने अमेरिका पर हमला किया। हम बेसिकली अमेरिका को सबक सिखाना चाहते थे इन चीज़ों को लेकर, और इन सब का बेसिकली कंक्लूजन यही था कि मुस्लिम्स पर अत्याचार हो रहा है, इसीलिए हम ये कर रहे हैं। इस पॉइंट को याद रखना, क्योंकि आगे की कहानी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है इस चीज़ को लेकर। 9/11 कमीशन रिपोर्ट एक पाकिस्तानी टेररिस्ट खालिद शेख मोहम्मद को प्रिंसिपल आर्किटेक्ट बताती है इन हमलों का। यही इंसान इन्वॉल्व था 1993 के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बॉम्बिंग में भी। इसको और 4 और अक्यूज लोगों को ग्वांतनामो बे की जेल में डाला जाता है, जहां पर ये आज के दिन तक है ट्रायल अंडरगो कर रहा है। दूसरी तरफ ओसामा बिन लादेन को फाइनली मार दिया जाता है मई 2011 में। लेकिन शायद सबसे ज़रूरी यहाँ पर यह जानना है कि एक आम आदमी की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है इन हमलों का। और यहाँ पर मैं सिर्फ अमेरिकन आम आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं दुनिया भर के आम लोगों की बात करने लग रहा हूँ। आप सोच नहीं सकते कि किस किस लेवल तक इम्पैक्ट पड़ा है इन हमलों का। इस 9/11 के अटैक के सिर्फ 6 हफ्तों बाद एक पेट्रियट एक्ट पास किया जाता है जल्दी जल्दी में यूएस कांग्रेस में।
कई पॉलिटिशियन जो पार्लियामेंट में मौजूद थे यूएसए के, उन्होंने इस बिल को पढ़ा तक नहीं, ना कोई डिस्कशन हुई ढंग से, ना कोई अमेंडमेंट हुई, बस इस पेट्रियट एक्ट को पास कर दिया गया। इस एक्ट में ऐसी क्या खास बात थी? ये एक्ट यूएस गवर्नमेंट को भरपूर पावर देता था, अथॉरिटी देता था कि यूएस की सरकार वो अपने ही नागरिकों पर स्पाई कर सके, वो सीक्रेटली एक्सेस कर सके कितनी भी किताबों को, रिकॉर्ड्स को, डॉक्यूमेंट्स को। साथ ही साथ जुडिशरी की पावर इन्होंने कम कर दी और ये एक्ट हर किसी को कवर करता था। लोगों ने पॉइंट आउट किया कि कैसे सरकार ने बेसिकली पेट्रियट एक्ट को इस्तेमाल किया, टेररिज्म थ्रेट को एज एन एक्सक्यूज इस्तेमाल किया अपने डिसेंटर्स को साइलेंट करने के लिए। मतलब जो लोग सरकार के अगेंस्ट में बोल रहे थे, उनकी आवाज को बंद कराने के लिए इस एक्ट का भरपूर तरह से इस्तेमाल किया गया बुश की सरकार की तरफ से। इसी वजह से जॉर्ज बुश को एक तानाशाह, एक इलेक्टेड तानाशाह माना जाता है। वो अपने हिसाब से जो चाहते थे वो कराते थे और अपने आगे किसी की भी नहीं सुनते थे, भले ही वो अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट हो या फिर अमेरिका की जो संसद होती थी, वो बस अपने आप की सुनते थे और अपनी ही बात मानते थे। 9/11 के करीब 12 साल बाद विसल ब्लोअर एडवर्ड स्नोडन एक भयंकर एक्सपोजर करते हैं इस चीज़ का। दुनिया भर में खबर फैलती है कि किस तरह से यूएस गवर्नमेंट सर्विलेंस करने लग रही है, स्पाई करने लग रही है। एनएसए फ़ोन रिकॉर्ड्स लाखों फ़ोन रिकॉर्ड्स को कलेक्ट कर रही है डेली कस्टमर्स का, बिना किसी वारंट के, बिना किसी एविडेंस के, और लोगों को बिना बताए उन पर स्पाई किया जा रहा है। और उन पर सरकार कभी भी स्पाई कर सकती थी, उनकी मर्जी हुई थी कि आज हम इस पे स्पाई करेंगे, और वो इस बात का पूरा फायदा उठाती भी थी, वो सब पे स्पाई करती भी थी बिना किसी रोकथाम के। 9/11 के बाद दोस्तों एक और बहुत ही चौंका देने वाला बदलाव आया एयरपोर्ट सिक्योरिटी नॉर्म्स में। आप हैरान हो जाएंगे जानकर, 2011 से पहले दुनिया के जो ज़्यादातर एयरपोर्ट्स होते थे उन पर ज़्यादा सिक्योरिटी चेकिंग नहीं की जाती थी, बस आईडी कई बार चेक करते थे, और जैसा मेटल डिटेक्टर आप शॉपिंग मॉल्स में घुसते हुए देखते हो, वैसे ही मेटल डिटेक्टर्स उसी तरीके का सिक्योरिटी चेक हुआ करता था एयरप्लेन बोर्ड करने से पहले। ज़्यादा टाइम पहले आना भी नहीं पड़ता था फ्लाइट्स बोर्ड करने के लिए, 15 मिनट आधे घंटे पहले आ गए बस काफ़ी होता है। लेकिन 9/11 के बाद ये सब कुछ बिल्कुल ही तरह से बदल गया। आज के दिन फुल बॉडी स्कैन, मैंडेटरी आईडी चेक होता है, पासपोर्ट चेक होता है, बोर्डिंग पास दिया जाता है, और सिक्योरिटी चेक करने के लिए कहा जाता है, आपकी पॉकेट्स खाली करने के लिए कहा जाता है। बैग्स भी जब चेक किए जाते हैं तो आपको लैपटॉप्स और बाकी के डिवाइसेस, बाकी के इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को बाहर निकाल कर रखना होता है। लिक्विड्स कितने कैरी कर सकते हो एयरप्लेन्स में, ये भी रेस्ट्रिक्टेड है, और इतनी सारी छोटी छोटी रेस्ट्रिक्शंस हैं जो पहले कभी हुआ ही नहीं करती थी। दिसंबर 2002 के बाद से एक्सप्लोसिव डिटेक्शन सिस्टम्स डिप्लॉय किए गए थे नेशन वाइड, और फिर दुनिया भर में भी ये धीरे धीरे डिप्लॉय किए गए। अर्ली 2003 में पहली बार पायलट्स को ऑन बोर्ड हथियार दिए गए थे अपनी प्रोटेक्शन के लिए, और साथ ही कॉकपिट डोर्स को रीइंफोर्स किया गया था ताकि उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके इंट्रूजन से और छोटे छोटे फायर आर्म्स और ग्रेनेड से। उसामा ने हमला करने के पीछे एक्सक्यूज यूज किया था कि यूएस बहुत इंटरफेयर करता है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में, लेकिन 9/11 के बाद ये चीज़ और भी ज़्यादा देखने को मिलती है। 9/11 के बाद यूएसए अफगानिस्तान में इन्वेजन करता है इन्हीं टेररिस्ट ग्रुप्स को सीक आउट करते हुए, जिसकी कहानी हम आज तक होते हुए देख रहे हैं। जो सारी तालिबान की कहानी वहानी चल रही है, ये सारी इसी एक कारण की वजह से है। 20 साल तक यूएसए अफगानिस्तान में रहता है। हालांकि ओसामा बिन लादेन को ज़रूर मार दिया जाता है, लेकिन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स वेस्ट होते हैं यूएस टैक्स पेयर के। बहुत से सोल्जर्स की जानें जाती हैं, बहुत से सिविलियंस भी मारे जाते हैं इन वॉर्स में, और यूएस इतने पे ही नहीं रुकता, यूएस इराक में भी इन्वेड कर देता है सिर्फ उन्हीं टेररिस्ट ग्रुप्स को सीक आउट करते हुए। और ओसामा बिन लादेन की बात कही रह गई कि आज हमने इनके ऊपर हमला किया, इसी वजह से अब ये दोबारा कभी भी किसी मिडिल ईस्टर्न कंट्री में हमला नहीं, किसी में मिडिल ईस्टर्न कंट्री में इन्वेड नहीं करेंगे। पर यूएसए ने ये चीज़ और भी ज़्यादा बड़े लेवल पर करनी शुरू कर दी। उन्होंने यही कहा कि हम तो अटैक करते रहेंगे और इन्वेड करते रहेंगे, कोई भी टेररिस्ट ग्रुप हमें ये चाहकर भी नहीं रोक सकता इस मामले में। और याद है कैसे ओसामा ने कहा था कि कैसे मुस्लिम्स पर अत्याचार हो रहा है, इसीलिए मैं ये रेवेंज ले रहा हूं। 9/11 के अटैक के बाद मुस्लिम्स पर अटैक और बढ़ जाते हैं। एक नई लहर देखी जाती है जीनोफोबिया की, मुस्लिम्स और साउथ एशियंस के अगेंस्ट। 2001 में ही 481 यानी कि 481 हेट क्राइम इंसिडेंट्स होते हैं मुस्लिम्स के खिलाफ, और ये सिर्फ मुस्लिम्स के खिलाफ है। इतना ही नहीं, सिखों के खिलाफ भी हेट क्राइम्स होते हैं, क्योंकि बहुत से जो सो कॉल्ड नेशनलिस्ट लोग थे वो डिफरेंस नहीं समझ पा रहे थे सिखों के दाढ़ी और टर्बन्स में और ओसामा बिन लादेन की दाढ़ी और उसके टर्बन में। ऐसी हेट वायलेंस के शायद सबसे पहले विक्टिम थे बलवीर सोडी। 15 सितंबर को उन्होंने पैसे डोनेट किए थे 9/11 विक्टिम्स के लिए। वो अपने गैस स्टेशन के बाहर एरिजोना में कुछ फ्लावर्स प्लांट कर रहे थे जब उनको मार दिया गया। उनका किलर फ्रैंक रोक अरेस्ट हो गया और आज के दिन तक लाइफ सेंटेंस सर्व कर रहा है।
इसके बाद कई सिख लोगों ने अपनी दाढ़ियां तक शेव कर दी और टर्बन्स पहनना बंद कर दिए सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर कि वो अगर अभी भी पहने रहेंगे तो उन्हें भी मार दिया जाएगा। लेकिन ये मुस्लिम्स के अगेंस्ट, सिख्स के अगेंस्ट और इन जनरल साउथ एशियंस के अगेंस्ट जो हेट क्राइम्स थे और अब्यूजेस थे वो बढ़ते ही चले गए। अमेरिकन के अंदर जो एक डर की भावना थी इन हमलों के बाद बहुत से लोगों को बिना एविडेंस के उठाकर जेल में डाला गया, टॉर्चर किया गया, एक बड़े स्केल पर ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस देखने को मिले और अमेरिका की जो जनता थी वो काफ़ी हद तक इन सब के फेवर में थी और उन्हें लगता था कि ये जो भी सर्विलेंस हो रही है हमारे ऊपर, ये जो भी टॉर्चर किया जा रहा है लोगों को, बेगुनाह लोग पकड़े जा रहे हैं, ये सब जस्टिफाइड है टेररिज्म के अगेंस्ट सो कॉल्ड फाइट के लिए। पर वो ये नहीं जानते थे कि सरकार बस ये चीज़ अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए यूज़ कर रही है और उनका टेररिज्म से फाइट बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है। पर ये तब भी इसे लगातार चलाए जा रहे हैं क्योंकि इनकी आगे आने वाले पॉलिटिकल इंटरेस्ट में इनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है और आगे चलकर इन्हें इलेक्शंस में ये बहुत ही ज़्यादा मदद भी करेगी अगर ये लगातार करते रहेंगे कि हम टेररिज्म के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं और हमें हमारी ही सरकार बननी चाहिए। कई क्रिटिक्स कहते हैं कि अमेरिका की जो सो कॉल्ड वॉर ऑन टेरर थी वो काफ़ी सिनोनिमस बन गई टॉर्चर के साथ। इसके वजह से बेसिकली हुआ क्या, और भी ज़्यादा लोग टेररिज्म का रास्ता अपनाने लगे अमेरिका से बदला लेने के लिए या फिर गुस्से के फॉर्म में। वो और भी ज़्यादा टेररिज्म की तरफ बढ़ने लगे कि हम इसी तरह से अमेरिका से बदला ले सकते हैं और अगर हम कोई टेररिस्ट ग्रुप ज्वाइन करके उनके ऊपर हमला कर दें, ऐसा ही कोई अलग टेररिस्ट अटैक कर दें तो हमारा बदला पूरा हो जाएगा और हमारा रिवेंज पूरा हो जाएगा। और यही एक बहुत ही बड़ी गलती थी अमेरिकन की तरफ से। अगर वो इस मामले को शांति से सुलझाते तो हो सकता था कि सारा का सारा अलकायदा उसामा बिन लादेन के मरने के बाद खत्म हो जाता। पर उसामा बिन लादेन मरा तो, पर उसके बाद और भी टेररिस्ट ग्रुप बनते ही चले गए इसके बाद भी, और ये सिर्फ गुस्से का ही फॉर्म था जो धीरे धीरे टेररिस्ट ग्रुप बन के फॉर्म सामने आ रहा था और ये सारी की सारी बस अमेरिका की गलती थी। तो इस पूरी कहानी में दोस्तों मुझे एक बहुत ही सिंपल सा लेसन दिखता है, एक्सट्रीमिज्म ब्रीड्स एक्सट्रीमिज्म एंड आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। उसामा ने कहा था मैं रेवेंज ले रहा हूं, जो यूएसए ने किया उसका, वहां पर कुछ बेगुनाह लोगों को मारकर। अब जब उसामा ने ये कर दिया तो यूएसए अब कहता है कि अब मैं रेवेंज ले रहा हूं जो उसामा ने किया था उसका, और उसके बदले में वो अफगानिस्तान में इन्वेड करता है और वहीं साथ ही साथ इराक में भी इन्वेड करता है। वहाँ पर कुछ बेगुनाह लोग मारे जाते हैं और जो लोग मारे जाते हैं उनके परिवार वालों को लगता है अच्छा यूएस ने हमारे साथ ऐसा किया, अब हम उनसे बदला लेंगे कोई टेररिस्ट ग्रुप ज्वाइन करके। और ये जो कहानी है ये एक के बाद एक कंटिन्यू रहती है, ये एक एंडलेस डाउनवर्ड स्पाइरल है जिसका कोई एंड ही नहीं है और ये लगातार एक लूप में चलता रहता है और ये आने वाले, मुझे तो नहीं लगता आने वाले बहुत टाइम में कभी ख़त्म होगा और धीरे धीरे बढ़ ही रहा है क्योंकि टेररिस्ट ग्रुप्स अपने आप में साइज में एक्सपेंड होते जा रहे हैं और अमेरिका भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो जब तक कोई एक पक्ष या फिर कोई एक साइड इसमें पीछे नहीं हटेगा तब तक ये डाउनवर्ड स्पाइरल खत्म नहीं होगा और इसमें लगातार लोगों की मौत होती ही रहेगी। और इन सब में हमारे लिए एक दूसरा लेसन भी है कि कभी भी सरकार को टेररिज्म एक्ट को एज ए एक्सक्यूज यूज मत करने दो हमें एक्सप्लॉइट करने के लिए। यूएस गवर्नमेंट ने काफ़ी एक्सप्लॉइट किया अपने सिटीजन्स को इस सर्विलियंस और ये पेट्रियट एक्ट से। कभी भी अपने डर में इतने अंधे मत हो जाओ कि रियलिटी आपको दिखना ही बंद हो जाए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा क्योंकि हम आपके लिए ऐसा ही क्वालिटी कॉन्टेंट रेगुलर बेसिस पर लाते रहते हैं। अब मुलाकात होगी अगली ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।